नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कश्मीरी पंडितों की आहों का असर दिखाऊंगा। आज इस बात के सबूत सामने आए कि कश्मीर फाइल्स में सुनाई दे रही कश्मीरी पंडितों की चीखें अब उन हुक्मरानों को परेशान करने लगी हैं जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़कर अपनी सियासत चमकाई थी, कश्मीर पर राज किया था और बातें हिंदू मुस्लिम भाई भाई ही करते रहे। अब तक फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती खामोश थे, बोलने से बच रहे थे, लेकिन आज महबूबा खुलकर बोली और फारूक अब्दुल्ला जांच की बात कहकर नजरें चुराते नजर आए। महबूबा मुफ्ती ने बहुत इमोशनल अंदाज में अपनी बात कही। कहा कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हुई, सिखों का कत्लेआम हुआ और मुसलमान भी मारे गए। महबूबा ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को घर बार छोड़ना पड़ा, लेकिन पलायन तो मुसलमानों को भी करना पड़ा। महबूबा ने बड़े भावनात्मक अंदाज में किस तरह से कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश की, किस तरह से कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म के मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की, यह आज मैं आपको दिखाऊंगा। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जानबूझकर बवाल पैदा किया जा रहा है। अगर कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म का सच जानना है, कश्मीरी पंडितों का असली गुनहगार कौन है यह जानना है, तो फारूक साहब कहते हैं इंक्वायरी कमीशन बना दिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फारूक अब्दुल्ला जांच की बात कहकर निकल गए, लेकिन वो शायद भूल गए जब सवाल उठेंगे तो आंच कहां तक जाएगी। मैं आपको उस वक्त के सबूत दिखाऊंगा, उस वक्त कश्मीर में तैनात अफसरों की बात सुनवाऊंगा जो बताएंगे कश्मीर में पंडितों को आखिर क्यों भागना पड़ा था, कौन जिम्मेदार था, उस वक्त कश्मीर के हालात क्या थे, क्या सब कुछ सिर्फ 24 घंटे में हो गया या फिर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ साजिश कई बरसों से चल रही थी, और इस साजिश के लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन था। आज सब कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएगा। मुझे सबसे ज्यादा हैरानी हुई महबूबा मुफ्ती की बात सुनकर। महबूबा मुफ्ती ने जो इमोशनल बात कही वो सुनने में बहुत अच्छी थी। उन्होंने कश्मीर में हुए तमाम नरसंहारों की याद दिलाई और धीरे से यह कह दिया कि कश्मीर में जुल्म सिर्फ कश्मीरी पंडितों पर नहीं हुए, मौत तो मुसलमानों की भी हुई। फिर अकेले कश्मीरी पंडितों की बात क्यों की जा रही है? महबूबा ने कहा एक फिल्म बनाने से कश्मीर की हकीकत नहीं बदलेगी। कश्मीर में जो कुछ हुआ उसकी हकीकत हर कश्मीरी जानता है। महबूबा ने क्या कहा यह आप भी सुनिए। आज यहां बड़ी फिल्में बनती हैं, मुझे फिल्म क्या बताएंगे। मैंने अपने आंखों से जब वाजपेयी जी पाकिस्तान गए, 7 हिंदू लड़कों को मार दिया उस वक्त पाकिस्तान की बंदूक ने, और मैंने जाके रतन कुमार बलजराला में जो 7 बहनों का भाई था, मैंने जाके पहाड़ी चढ़ के लकड़ी दी है उसको। आज ये हमें बताते हैं कोट डारा जहां हिंदू मारे गए, चिट्टी सिंहपुरा जहां सरदार मारे गए, नंदीग्राम जहां कश्मीरी पंडित मारे गए हैं, छात्रू ठकराई जहां पर बारात को मारा गया, अभी तक वो दुल्हन आज 20 साल की विधवा है, वो उसी दिन विधवा होगी। ये सब हमने देखा है, जेला है। मेरे अपने डैडी के मामा जी उनको मार दिया, मेरे डैडी के चचेरे भाई उनको मार दिया। ये सब हमने देखा। मैंने देखा है जब सैला सुरनकोट में 19 लोग एक ही घर के, जब सरेंडर्ड मिलिटेंट और कुछ आर्मी के लोगों ने उनको मार दिया। गलतियां तो सबसे होती हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे आर्मी वाले खराब हैं। अगर 2 ने गलती की, और जब उनको मारा उसमें एक मेरी बहन, उसके पेट में गोली लगी थी और वो बच्चा उसका पेट से हाथ उसका बाहर आ गया था जब उसको दफनाने के लिए जा रहे थे। अरे हमने बहुत बुरे वक्त देखे हैं, मगर हम चाहते हैं ये खून खराबा बंद हो, हमेशा के लिए बंद हो, हम चैन से रहे, आराम से रहे, मगर ये नहीं चाहते। आज मेरी आप सबसे सिर्फ ये विनती है, इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क को बचाओ। ये अच्छी बात है कि महबूबा मुफ्ती मुल्क को बचाने की बात कह रही हैं। ये अच्छी बात है कि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि पाकिस्तान की बंदूकों से कश्मीरी पंडित मारे गए। महबूबा मुफ्ती साथ साथ ये भी कहती हैं कि कश्मीर में उनके चाचा मारे गए, उनकी मामा की मौत हुई, उनकी बहन की हत्या हुई, 19 मुसलमानों को मारा गया। ये किसी ने कभी नहीं कहा कि कश्मीर में
मुसलमानों की मौत का गम नहीं है। किसी भी इंसान की मौत दुखद है, इसमें हिंदू और मुसलमान का मसला नहीं है। लेकिन सवाल है, जब कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की बात होती है तो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, उसी सांस में ये मुसलमानों पर हुए जुल्म की बात क्यों करने लगते हैं? फारूक साहब 2 दिन पहले तक कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म के लिए जगमोहन को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। बार बार कह रहे थे कि जब कश्मीर में हिंसा हुई तो जगमोहन गवर्नर थे और दिल्ली में बीजेपी के सपोर्ट से वीपी सिंह की बनी सरकार थी। आज फारूक अब्दुल्ला ने जगमोहन का नाम नहीं लिया, बार बार यही कहते रहे, अगर सच जानना है तो जांच करवा लो, जांच कमीशन बना दो। जब बार बार उनसे सवाल पूछे गए तो भड़क गए। बीजेपी कह रही है कि जब आप सीएम थे तभी कत्लेआम शुरू हो गया था कश्मीरी पंडितों का। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट एक्ट लेके आए थे। I think they should appoint a commission, and that will tell them who is responsible. Sir, but there are documents that show, sir, that you were at that point of time. You were, see, this is the documents. Well, that's what I tell you. Appoint a commission and put it before them. सर बीजेपी कह रही है कि आपके रहते हुए ही कत्लेआम शुरू हो गया था। हिंदी में Please, Sir, once. I have told you. If you want to know the truth, they should appoint a commission. So, but you think you could have done more, because see, this document that. I told you, madam. Don't push me. जो बीजेपी का जो आरोप है उस पर क्या कहेंगे सर? जो मैं कुछ बीजेपी नहीं आरोप कहूँगा। लगा रही है। आरोप लगते रहते हैं। वो कह रहे कि आपके मालवीय ने आरोप लगते वो रहते कह रहे कि आपके सीएम रहते ही शुरू हो गया था हैं। कत्लेआम। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते रहे। तो आपको लगता है कमीशन अगर अपॉइंट होता है तो सच्चाई सामने आ पाएगी उसमें? बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी? अपॉइंट कीजिए कमीशन। फारूक अब्दुल्ला की बात सही है, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। लेकिन फारूक साहब जानते हैं, कश्मीरी पंडितों को बेघर हुए 32 साल हो गए। जांच होगी तो कई साल और लगेंगे, तब तक मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, मैं इस बात से सहमत हूं, जांच तो होनी चाहिए, हकीकत बाहर आनी ही चाहिए। और जब जांच होगी तो फारूक साहब से भी बहुत सारे सवाल होंगे। उनसे पूछा जाएगा, क्या कश्मीर से पंडितों को भगाने का प्लान सिर्फ 10 घंटे में बन गया? क्या जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो जम्मू कश्मीर में शांति थी? फारूक साहब से पूछा जाएगा, क्या उन्हें कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हो रही साजिश का कोई इल्म था या नहीं था? उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि जब कश्मीर में हालात खराब हो रहे थे तो अचानक इस्तीफा देकर लंदन क्यों चले गए, और उनके जाते ही खून खराबा कैसे शुरू हो गया? असल में जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं वो इस बात का सबूत है कि फारूक अब्दुल्ला को कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ हो रही साजिश का अंदेशा था। फारूक अब्दुल्ला को इस बात की जानकारी थी कि कश्मीरी पंडितों को घर बार छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और इस बात के भी सबूत है कि फारूक अब्दुल्ला ने इस बात को स्वीकार किया था कि 19 जनवरी 1990 से 3 महीने पहले ही कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हो गया था। फारूक अब्दुल्ला से यह सवाल कि वो सरकारी अफसर पूछेंगे जो 1990 में कश्मीर में तैनात थे। मैं आपको फारूक रेंजू शाह की बात सुनवाता हूं। 1989 में फारूक रेंजू शाह श्रीनगर में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर तैनात थे। रेंजू शाह ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर जुल्म साजिश थी। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों को सियासी साजिश के तहत लाया गया था। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म सितंबर 1989 से ही शुरू हो गए थे। छोटी मोटी घटनाएं और हमले उससे भी पहले हो रहे थे। अगर फारूक अब्दुल्ला चाहते तो हालात इतने ना बिगड़ते। ये जो कश्मीर फाइल बन गई, इसलिए एक परसेप्शन क्रिएट किया जैसे तमाम कश्मीरी मुसलमान कातिल है, जैसे तमाम कश्मीरी मुसलमानों ने रेपिस्ट है और कश्मीरी पंडितों को निकाला। नो, नॉट एट ऑल। कश्मीरी मुसलमान बड़े अच्छे हैं, कश्मीरी पंडित बहुत अच्छे हैं, और इन दोनों की दोस्ती पिछले हजारों साल से है, खास तौर पर 700 साल में बहुत ज्यादा क्लोज है आइडियोलॉजिकली एंड कल्चरली एंड सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल टोला था जिनको बेनिफिट था, दे वर द बेनिफिशरीज एंड द बेनिफिशरीज आर दोज हु हैव परचेज्ड। ये टोटल कश्मीरी पंडित 1 लाख थे। इसका मतलब
मतलब है 25,000 या 30,000 फैमिलीज। अगर इन 30,000 फैमिलीज के पास लैंड होल्डिंग थी, इनकी प्रॉपर्टी थी, आज इमेजिन करें, आज अगर यूक्रेन से ये लोग भाग रहे हैं, अगर ज़ेलेंस्की एक लेजिस्लेशन पास करे और कहे कि परचेज करो, जो लोग भाग गए यूक्रेन से, उनके प्रॉपर्टीज पास अगर वो औने पौने दामों में मिलते हैं, डोंट यू फील इट इज द बेनिफिट ऑफ वेरी एडवर्स एंड वेरी अगली सिचुएशंस। एंड यहां पे कश्मीर में एक लेजिस्लेशन पास होगी और वो पॉलिटिकल टोले ने की, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। कश्मीर पंडितों की प्रॉपर्टी को एक हिसाब से उनके बेचने को लीगलाइज किया गया, उनके तमाम दरवाजे बंद किए गए और तोहमत तमाम कश्मीरी मुसलमानों पर। कश्मीरी मुसलमान आर नॉट बेनिफिशियरीज आर मे बी 20,000, 30,000, 40,000। ये बात सही है कि कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की सरकार के वक्त कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुए। जब कश्मीरी पंडितों को वहां से जान बचाकर भागना पड़ा, अपने घर, मकान, दुकान छोड़ने पड़े और उसके बाद कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया गया, या फिर करोड़ों की हवेलियां कौड़ियों के भाव खरीद ली गईं। कश्मीरी पंडितों की ज्यादातर प्रॉपर्टी कश्मीरी मुसलमानों ने खरीदी। जिन कश्मीरी पंडितों ने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची, उन पर कब्जे हो गए। जो थोड़ी बहुत बची हैं, वो आज भी कश्मीरी पंडितों की बर्बादी के दास्तान का जीता जागता सबूत हैं, जो आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज भी श्रीनगर में तमाम जली हुई हवेलियां, खंडर बने हुए मकान और इस तरह की तस्वीरें श्रीनगर, गुलमर्ग, कुलगांव, नंदीमर्ग हर जगह दिखाई देंगी। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म के गवाह भी बहुत सारे हैं। मैं आपको जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी एसपी वैद की बात सुनवाता हूं। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ, उस वक्त एसपी वैद बड़गांव डिस्ट्रिक्ट के एएसपी थे। एसपी वैद ने बताया कि उस दौर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, उसके लिए उस वक्त की पॉलिटिकल लीडरशिप जिम्मेदार है। एसपी वैद का कहना है कि फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे और गवर्नर के चार्ज लेने तक तो कश्मीर बहुत बदल चुका था। मस्जिदों के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल अजान की बजाय कश्मीरी पंडितों को घर छोड़कर भागने की धमकी देने के लिए किया जा रहा था। मस्जिदों में लाउडस्पीकर उस वक्त अमन के बजाय खौफ का पैगाम दे रहे थे। ये जो हालात बहुत जल्दी डेवलप हो रहे थे, कुछ पीरियड तक वहाँ कोई जो गैप था, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट के रेजिग्नेशन का और गवर्नर साहब के एक्चुअल आकर हालात को संभालने में, उस पीरियड में गवर्नमेंट की कमी रही, गवर्नेंस की कमी रही। और हालांकि सभी ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव सभी थे और हालात बहुत जल्दी डेवलप हो रहे थे, बहुत फास्ट चेंजिंग थे और बहुत हालात बिगड़ते गए कश्मीर की पूरी वैली में। और ऐसा उस वक्त तो ऐसा माहौल लगता था कि जैसे कश्मीर आज़ाद होने वाला है, और बहुत सारे वहाँ के लोग ये सोचते थे कि बस आज़ादी कुछ ही दूर है। और मस्जिदों में जो माइक्स थे उनका यूज़ किया जाता था, बहुत सिर्फ अजान के लिए नहीं, बहुत उसमें दूसरी चीज़ें भी बोली जाती थी। और काफ़ी पर कोशिश की गई उनको साइलेंट करने की, लेकिन चूंकि पूरी वैली ही उमड़ आई थी, तो उस वक्त इतनी फोर्सेस भी वहाँ नहीं होती थी कश्मीर में। तो एकदम फास्ट डेवलपिंग हालात थे, क्योंकि ये सारी कॉन्स्पिरेसी जो हैच की थी ऑपरेशन टोपैक जनरल जियाउल हक के टाइम पर, जो 86-87 से स्टार्ट हुआ, 86-87 से स्टार्ट हुआ। एसपी वैद ने जो कुछ बताया उससे एक बात तो साफ है कि 18 जनवरी की शाम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया और आधी रात के बाद मस्जिदों से ऐलान होने लगा, कश्मीरी पंडितों पर हमले होने लगे, उनका खून बहाया जाने लगा और सुबह तक घाटी का मंजर बदल चुका था। तो फिर फारूक अब्दुल्ला से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए क्या किया? क्या उनको साजिश का पहले से पता था, इसीलिए उन्होंने ऐन वक्त पर इस्तीफा दे दिया?
एसपी वैद ने बताया कि कश्मीरी पंडितों को घाटी से भगाने की साजिश पाकिस्तान ने रची थी। हमारे यहां कुछ नेताओं के रोल तो उसको एग्जीक्यूट करने में मदद करने जैसा था, और इसके लिए एसपी वैद ने कुछ एग्जाम्पल भी दिए जिन्हें सुनना बहुत जरूरी है। एक तो ये पार रेडिकल इस्लामिस्ट एजेंडा था इनको यहाँ से बिल्कुल निकालने का, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इसमें हम लोगों के कुछ जो अनप्लैंड डिसीजंस हुए और पॉलिटिकल जो उस वक्त डिसीजंस हुए वो ठीक नहीं थे। वो आज उनको लोग भारत के लोग जज करेंगे कि क्या उनसे उन डिसीजंस का हम कोई असर हालात बेहतर होने में हुआ नहीं। मैं समझता हूं चाहे जैसे जो पहला बैच था 70 लोगों का जिनको ट्रेन किया गया, उनको भारत में जब जम्मू कश्मीर में उनको पकड़ा गया JNK पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग और कुपवाड़ा पुलिस कश्मीर पुलिस ने, तो उनको छोड़ना मैं समझता हूं आज कि वो डिसीजन ठीक नहीं था। उससे हालात बिगड़ते गए और हालात बहुत बुरी तरह से भटक गए और बेकाबू होने लगे और सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस का मोराल गिरा। मैं समझता हूं कलेक्टिवली ये लीडरशिप फेलियर था। उस वक्त यहाँ तक मेरी याददाश्त जाती है हम स्टेट में पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, गवर्नर रूल से पहले की बात है ये 1990 के, और मेरे ख्याल पॉलिटिकल गवर्नमेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हेड करते थे। और लोगों को हक बनता है ये जानने में कि ये डिसीजन किस लिए लिया गया, क्या ये देश के हित के लिए था, क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों के हित के लिए था। और उसके बाद हालात तो अच्छे नहीं हुए, पूरी तरह कंट्रोल जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। इवन जो कश्मीरी मुस्लिम कश्मीर में जो भारत के साथ थे वो भी डर गए, उनको भी भागना पड़ा कश्मीर से। और अल्टीमेटली आपने पाकिस्तान के एजेंडा की उसमें ऐसे जो गलत डिसीजंस हुए उसका फायदा पाकिस्तान की ISI की जो साजिश थी उसके लिए वो काम आया और हालात बिगड़ते गए। जम्मू कश्मीर के सबसे सीनियर नेता और फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर डॉक्टर करण सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने भी आज कश्मीरी पंडितों की बात की। आज उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने कश्मीर मामले को लेकर कांग्रेस पर गलत नीतियां अपनाने का आरोप लगाया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ अन्याय हुआ, उनका मैसेकर किया गया और कश्मीरी पंडितों को इंसाफ तो मिलना ही चाहिए। 1989 में मैं श्रीनगर में ही था और जो कुछ वहां पे हुआ है उसके बाद एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ। कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड था, जो मैं खुल के बोलता हूं और मैंने ट्वीट भी किया है इसके बारे में। जेनोसाइड से कम नहीं था। तो जो कुछ नेता हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं कश्मीरी पंडित भाई हमारे अपने आप से वहाँ पे छोड़ के चले गए, उनको मजबूर नहीं किया गया या उन पे कोई अत्याचार नहीं हुए, मैं समझता हूँ सरासर झूठ है। और बहुत दुखद बात है कि आज 30 साल बाद भी उन परिवारों को कोई जस्टिस नहीं मिल पाया है। जो हकीकत हमारे सामने है वो है। अब उसको अगर प्रेजेंट किया गया है पब्लिक के सामने तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पब्लिक को पूरा हक है ये जानना कि 1990s में जम्मू कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडितों के साथ और जो बाकी के हिंदू फैमिलीज थी, जो भद्रवाह, किश्तवाड़ और डोडा रीजन की हिंदू फैमिलीज थी, उनके साथ कितना अत्याचार हुआ। लेकिन आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर भी काफी गलतियां हुई? आपकी पार्टी से भी गलती, जिस पार्टी को आप छोड़कर आए हैं उस पार्टी से भी काफी गलतियां हुई? जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। गलतियां हुई हैं और गलतियों की कीमत भी हम लोगों ने अदा करी है। लेकिन उन गलतियों से सीखना और उनको ठीक करना आज मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है फारूक अब्दुल्ला की राय सरकार को मान लेनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म की जांच करवानी चाहिए, एक कमीशन बनाया जाना चाहिए, क्योंकि जब पुरानी फाइलें खुलेंगी तो बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारे सवाल उठेंगे। फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, सैफुद्दीन सोज हो, सबको जवाब देने का मौका मिलेगा। फारूक साहब को बताना पड़ेगा कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया था, उनके लंदन जाने के तुरंत बाद हिंसा शुरू कैसे हो गई,
क्या उनकी सरकार के पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था? उन्होंने आतंकवादियों को क्यों छोड़ा था? कश्मीरियों की प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को कानूनी मान्यता देने का कानून किस नीयत से बनाया था? महबूबा मुफ्ती को बताना पड़ेगा कि आज वो कश्मीरी पंडितों के लिए हमदर्दी दिखा रही हैं, लेकिन 1986 में जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म शुरू हुए, जब कश्मीर में मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, उस वक्त अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद के रोल पर वो क्या कहेंगी? 1989 में उन्होंने अपने पिता को 5 खूंखार आतंकवादियों को रिहा करने से क्यों नहीं रोका? महबूबा मुफ्ती को बताना पड़ेगा कि उनकी पार्टी ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए क्या किया। हो सकता है महबूबा इन सवालों पर खामोश रहें, इन सवालों पर न बोलें। आज तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर जुल्म को भी हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया। पहले यह कहा कि कश्मीर में सिर्फ पंडित नहीं मरे, मुसलमानों की भी हत्या हुई, और इसके बाद यहां तक कहा कि बीजेपी तो कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासत कर रही है, बीजेपी मुल्क के टुकड़े कराना चाहती है, बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है। ये चाहते हैं पाकिस्तान के साथ हमारा झगड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम करते रहें, जिन्ना जिन्ना करते रहें। अब तो जिन्ना को छोड़ के अब तो बाबर को याद करते हैं, अब तो औरंगजेब को याद करते हैं। अरे औरंगजेब आज से 500 साल पहले था, बाबर 800 साल पहले था, हमारा उसके साथ क्या लेना देना? आप उसको क्यों याद करते हो? कि एक कांग्रेस जमात ने 50 साल बड़े गलत काम भी किए होंगे, मैं नहीं कहती सब ठीक किया, मगर उन्होंने इस मुल्क को संभाल के रखा, हिंदू भाई को संभाल के रखा, मुसलमान को संभाल के रखा, मुल्क को तोड़ने नहीं दिया। ये लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। एक पाकिस्तान जिन्ना ने बनाया, ये कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, दलित राजपूत, दलित ब्राह्मण करना चाहते हैं। मेरे हिंदू भाई आज सोचते होंगे अरे कोई बात नहीं, अभी तो मुसलमानों पे कर रहे हैं। आज ये मुसलमान बच्चियों को कहते हैं सर पे दुपट्टा मत रखो। हिजाब क्या होता है? हिजाब होता है सर पे दुपट्टा, जैसी मेरी बहनों ने रखा है। आज इनको मना करते हैं सर पे हिजाब रखने से, दुपट्टा रखने से मुसलमान बच्चियों को। कल को ये बोलेंगे आपको सिर्फ भगवा कलर पहनना है, तो क्या पहनोगे? आज ये कहते हैं तिरंगा छोड़ दो, भगवा लगाओ यहाँ पर, तो क्या तिरंगा छोड़ के भगवा लगाएं क्या? भगवा झंडा लगाएं क्या? अरे ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है। महबूबा मुफ्ती ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश की, मुसलमानों से जुड़े सारे इशूज उठाए, उन्होंने अखलाक की हत्या की बात की, और इसके बाद कहा कि पूरे देश में बीजेपी जो कर रही थी उसी का नतीजा था कि कश्मीरी नौजवानों ने पत्थर उठा लिए। 2 साल तक कश्मीर में पथराव होता रहा, यानी कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके लिए उन्होंने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। ये नहीं देखा कि इसके फ्रिज में देखो क्या है, अगर मीट है तो इसको मार मार के इसकी जान निकालो। हमने बड़े चाव के साथ बीजेपी के साथ ये सोच के सरकार बनाई कि वाजपेयी जी के रास्ते पे चलेंगे, मगर इन्होंने मुल्क के अंदर वो माहौल बनाया कि जो रास्ते में मिला, अगर उसके हाथ में खुदा ना खासा गाय का मांस नहीं होता था, कोई दूसरा मांस होता था, तब भी उसको पकड़ के मारते थे। कश्मीर में रिएक्शन हो गया, कश्मीर में लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये पीडीपी वालों को क्या हो गया, किस बीजेपी के साथ ने हाथ मिलाया जो हिंदू मुस्लिम करके मुसलमानों को मरवाना चाहती है। और 2 साल तक पथराव रुका नहीं, क्योंकि जो दिल्ली में होता था, जो मुल्क के अंदर होता था, उसका रिएक्शन कश्मीर में होता था। महबूबा मुफ्ती की बातों का जवाब दिया बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने। सुधांशु त्रिवेदी ने अफजल गुरु, बुरहान वानी, याकूब मेमन जैसे आतंकवादियों की लिस्ट गिनवा दी। उन्होंने कहा जो लोग आतंकवादियों को शहीद कहते हों, जो आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाते हों, वो लोग देशभक्ति की बात करें तो ऐसे लोगों पर देश के लोग कभी भरोसा नहीं करेंगे। जो सैकड़ों साल पहले थे उनको छोड़ दीजिए, अफजल गुरु, याकूब मेनन, बुरहान वानी, इनको कौन याद करता है? और मैं पूछना चाहता हूं महबूबा जी, भारतीय सेना के पहले गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्होंने नौशेरा की लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी, नौशेरा के शेर, उसके घर में सेकुलरिज्म के कितने सूरमा जाते हैं?
वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई। सेक्रेटरी के कितने सूरमा गए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले में पहली शनाई उजाई थी, उनके यहाँ कहाँ जाता, कौन जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हकीकत तो ये है, चेहरा बदल कर सिर्फ आप ही वो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। और तो और उनसे पूछना चाहता हूँ, 2007 का वर्ष जब अफजल गुरु की क्लीमेंसी यानी क्षमा याचना के लिए सारे सेकुलरिस्ट के सूरमा एक साथ थे, और 2007 में ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दूसरा टर्म न मिले इसके लिए एक साथ। कौन किसके साथ कौन सा नैरेटिव सेट करना चाहता है, वो अपने गिरेबान में झांकें। तो यही पंक्ति कहना चाहूँगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजूं आपना मुझसा बुरा लगा। कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो इतिहास का ऐसा कड़वा सच है जिसे दफन करने की कोशिश की गई। इस दर पर फिल्म बनी तो कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म, उनके साथ हुई बर्बरता और उन्हें कश्मीर छोड़कर भागने के लिए मजबूर करने की साजिश सामने आ गई। इस फिल्म की वजह से कश्मीरी पंडितों के इशू पर लोगों का ध्यान गया। लेकिन बात सिर्फ फिल्म की नहीं है। इस बात को हिंदू मुसलमान का रंग देना, इस मसले को मजहबी रंग देकर दबाने की कोशिश करना, यह ठीक नहीं है। कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलना चाहिए। कश्मीरी पंडितों पर जुल्म के लिए जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब भी सामने आना चाहिए। अगर मुसलमानों के साथ कश्मीर में नाइंसाफी हुई है तो इसके लिए भी महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को जवाब देना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर वक्त इन्हीं दोनों के परिवारों की सरकार रही है। जब फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला बीजेपी की लीडरशिप वाली सरकार में मिनिस्टर्स रहे, तब उन्होंने जगमोहन पर कभी सवाल नहीं उठाए। जब महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, तब उन्होंने कभी नहीं कहा कि बीजेपी देश में कई पाकिस्तान बनाना चाहती है, देश को तोड़ना चाहती है। और मुझे याद है जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की बात चल रही थी, उस वक्त महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी ने इस तरह का फैसला करने की कोशिश की तो कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी, कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। न तो कश्मीर में खून की नदियां बही और न कोई ऐसा दिन आया जब किसी ने तिरंगा न उठाया हो। लेकिन अच्छी बात यह कि आज महबूबा मुफ्ती भी तिरंगा उठाने की बात करने लगी है। जो बात महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में कह रही हैं, उसी तरह की बात पाकिस्तान की सरकार इस्लामाबाद में कह रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने आज कहा कि कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीरी मुसलमानों को उनके जायज हक नहीं मिल रहे हैं। इमरान खान ने दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्कों से जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के हक में आवाज उठाने की अपील की। इस्लामाबाद में आज से 57 इस्लामिक मुल्कों का सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के विदेश मंत्री हिस्सा ले रहे हैं और इसकी अध्यक्षता पाकिस्तान कर रहा है। इसी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन इमरान खान ने कश्मीर और फिलिस्तीन का मुद्दा उठाया। इमरान ने कहा, इस्लामिक मुल्कों की आवाज को कोई नहीं सुनता, दुनिया पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। इमरान खान ने कहा कि OIC फिलिस्तीन और कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म के मुद्दे को बड़ा बना पाने में नाकाम रहा है। इमरान ने कहा कि कहने को तो दुनिया में 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, अगर सभी मुस्लिम देश मिलकर मुसलमानों के मसले उठाएंगे तो दुनिया मुसलमानों की आवाज सुनने पर मजबूर होगी। We have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We're simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine. They feel no pressure. They feel we can make a resolution and then, back to our usual business. इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी लगभग इसी तरह की बात कही। कुरैशी ने कहा कि कश्मीर में मुसलमान 70 साल से
अपने हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली क्योंकि दुनिया से उन्हें उस तरह का सपोर्ट नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। We are far from seeing justice for Muslims in many parts of the world. The Muslims of Palestine and the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir are still reeling under subjugation. For the last 7 decades, they have struggled to achieve their inalienable right to self-determination. असल में पाकिस्तान को न तो कश्मीरियों की फिक्र है न कश्मीर के मुसलमानों की। पाकिस्तान जिन नौजवानों को ट्रेनिंग देकर कश्मीर में मौत के मुंह में भेजता है वो सारे के सारे मुसलमान ही होते हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रहा है, लेकिन चाइना में उनगर मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसको लेकर इमरान खान के मुंह से और ना शाह महमूद कुरैशी के मुंह से एक भी लफ्ज निकला। चाइना ने शिनजियांग सूबे में रहने वाले हजारों उनगर मुसलमानों को स्पेशल कैंप में नजरबंद किया हुआ है, उनके दाढ़ी बढ़ाने और नमाज पढ़ने पर रोक लगाई हुई है, मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया गया है। चीन ओआईसी का मेंबर नहीं है, लेकिन इमरान खान ने मुसलमानों पर जुल्म करने वाले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को ओआईसी के सम्मेलन में स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया। हकीकत यह कि इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। उनकी पार्टी के 24 एमपीज ने बगावत कर दी है। पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर वो 2-4 दिन के मेहमान हैं। 28 मार्च को उनकी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग होनी है। पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें हुक्म दिया है कि इमरान उससे पहले इस्तीफा दे दें तो बेहतर होगा। दुनिया के सामने फजियत से बचने के लिए, इशू को डाइवर्ट करने के लिए वो इंडिया और फिलिस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी अपनी पार्टी के लोग इमरान की बात नहीं सुन रहे तो दुनिया में उनकी बात कौन सुनेगा। वैसे भी मुस्लिम देश पाकिस्तान की बात कितनी सुनते हैं इसके कुछ सबूत मैं आपको दिखाता हूं। जिस वक्त इस्लामाबाद में इमरान खान मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों से कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म की बात कह रहे थे, उस वक्त यूएई का डेलीगेशन श्रीनगर में इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रहा था, कश्मीर की तरक्की में भागीदार बनने का वादा कर रहा था। सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने के लिए आज इन्वेस्टर समिट बुलाया था। 2 दिन के इस सम्मेलन में गल्फ कंट्रीज के बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल हुए। इन्वेस्टर समिट में शारजा, दुबई, अबू धाबी और सऊदी अरब के अलावा हांगकांग से आए कारोबारियों ने हिस्सा लिया। सबसे बड़ा डेलीगेशन यूनाइटेड अरब अमीरात से आया था। यूएई, जो कभी पाकिस्तान का बड़ा दोस्त हुआ करता था, वो अब भारत में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। इन्वेस्टर समिट के दौरान जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टर्स में 27,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़ गया है। जितनी तेजी से इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे लगता है कि आने वाले वक्त में प्राइवेट सेक्टर में करीब 7 लाख कश्मीरी नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एरियाज हम लोगों ने स्पेसिफाई किए हैं, इनके जो कंसर्न्स हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है और हमने इनको भरोसा दिया है कि सबका रिड्रेसल मिनिमम टाइम पीरियड में हम करेंगे। खासतौर से हॉस्पिटल एंड मेडिकल एजुकेशन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेजेज एंड कोल्ड चेन्स, एजुकेशन, ये कई महत्वपूर्ण लोग, बड़ी कंपनियों के सीईओज हमारे बीच हैं। अच्छी बातचीत हुई है। अब हम इसको आगे जल्दी से जल्दी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मोटे तौर पर जो अनुमान है मेरा, जब इन्वेस्टमेंट जमीन पर उतर जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि 6-7 लाख लोगों को न्यूनतम एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अभी 1 महीने पहले ही भारत ने यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कारोबारियों का एक बड़ा डेलीगेशन जम्मू कश्मीर में आया। यूएई से आए कारोबारी अब्दुल्लाल शिबानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट और कारोबार की काफी संभावनाएं हैं, इससे यूएई और भारत दोनों को फायदा होगा। अल शिबानी यूएई में 27 कंपनियों के मालिक हैं। वो घूमने फिरने, वक्त बर्बाद करने नहीं आए। जम्मू कश्मीर में पहले इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और जल्दी ही नई पॉसिबिलिटी पर काम कर रहे हैं।
Let me tell you very seriously that we are not here to waste the time. Yes. We came here for sure, for something. Something, it means that there is a step already we took it, and there is a step we are taking now, and there is a step which is we are going to take it in future very soon. And this is what I want to tell you, that I think my friends and the group who is visiting in this trip, in this summit, that believe me, it's beneficial for the both countries, either UAE or India, especially Jammu Kashmir. इमरान खान बार बार कहते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन कोई उनसे पूछे क्या गल्फ कंट्रीज के इन्वेस्टर्स इतने नासमझ हैं कि वो जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर पैसा लगाने के लिए सामने आएंगे जब वहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा। आज गल्फ इन्वेस्टमेंट समिट के गल्फ कंट्रीज के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने 27,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिए। क्या उनको अंदाजा नहीं कि जम्मू कश्मीर में हालात क्या हैं? और जो इन्वेस्टर आए उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में बहुत पोटेंशियल है, तरक्की की संभावनाएं हैं, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। जम्मू कश्मीर में किस तरह का विकास हो रहा है, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। पहले यहां सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल थे, अब 7 नए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जोजिला टनल बनाने के लिए -8 डिग्री टेम्परेचर में 1,000 लोग काम पर लगे हैं। इस साल के आखिर तक श्रीनगर से मुंबई तक के लिए सड़क बन जाएगी और यह सफर 20 घंटे में तय होगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 8,000 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। हर ग्राम पंचायत को सड़क से जोड़ा जा रहा है। 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। कश्मीर में मॉल बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, हॉस्पिटल बनना शुरू हो गए हैं। प्राइवेट सेक्टर के 27,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल चुकी है। इस साल के आखिर तक 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। कश्मीर में पिछले साल करीब 67 लाख टूरिस्ट आए और उससे पहले एक साल में सिर्फ 41,000 टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे थे। ऐसे बहुत सारे फिगर्स हैं जो आपको दे सकता हूं और यह पाकिस्तान के हुक्मरानों की आंखें खोलने के लिए काफी है। जब लोग जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी बदलने के लिए किए जा रहे कामों की तुलना पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से करेंगे तो इमरान खान और उनकी सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नई सरकार के गठन की तैयारी कर रहे हैं और अखिलेश यादव अब खुद को यूपी की सियासत में नए रोल के लिए तैयार कर रहे हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश असेंबली में विपक्ष के नेता होंगे, इसीलिए अखिलेश ने आज लोकसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। आज अखिलेश ने पार्लियामेंट में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की, उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। अखिलेश यादव आजमगढ़ लोकसभा सीट से एमपी थे। अखिलेश के साथ समाजवादी पार्टी के एक और एमपी आजम खान ने भी लोकसभा की मेंबरशिप छोड़ दी। अखिलेश और आजम खान दोनों असेंबली का चुनाव जीते हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी की करल सीट से विधानसभा चुनाव जीते थे, जबकि आजम खान अपनी परंपरागत सीट रामपुर से चुनाव जीते थे। अब यह तय है कि लोकसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव नेता विपक्ष की भूमिका में दिखाई देंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और लोगों की भी, विधायकों की भी, जनता की भी यही मंशा थी। अखिलेश के नेतृत्व में बहुत ही सशक्त विपक्ष की भूमिका होगी। और वो एलओपी की भी भूमिका में रहेंगे विधानसभा में? नेता तो रहते ही है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने संकेत दिया था कि वो करल की सीट छोड़ देंगे और पार्लियामेंट में बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद उनके सलाहकारों ने उनको समझाया कि केंद्र की राजनीति में 5 एमपीज का लीडर बनकर कुछ हासिल नहीं होगा और लोगों को लगेगा कि वो योगी से डरकर उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए। इसके बाद अखिलेश यादव ने फैसला बदला और पार्लियामेंट की मेंबरशिप छोड़कर विधानसभा का मेंबर बने रहने का फैसला किया। इसका एक और फायदा यह होगा कि विरोधी दल के नेता की कुर्सी को लेकर समाजवादी पार्टी में जो खींचतान चल रही थी वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ का जो रुख है उससे लगता है कि अखिलेश यादव की राह आसान नहीं होगी। 2 दिन बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस समारोह के लिए इकाना स्टेडियम में जबरदस्त तैयारी चल रही है।
स्टेडियम को सजाया जा रहा है। स्टेडियम में बड़ी बड़ी एलईडी लगाई जा रही हैं। सिर्फ स्टेडियम में नहीं, पूरे लखनऊ में साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। रंग रोगन हो रहा है। इकाना स्टेडियम की तरफ जाने वाली सड़कों के दोनों तरफ फूलों के गमले लगाए जा रहे हैं। खासतौर पर उन सड़कों को और रास्तों को साफ किया जा रहा है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नेताओं का काफिला गुजरेगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्टेडियम के पास हेलीपैड बनाया गया है। बीजेपी शासित राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स के लिए अलग से हेलीपैड बनाने का काम चल रहा है। योगी के शपथ ग्रहण के लिए पूरे यूपी के हर जिले से, हर शक्ति केंद्र से कार्यकर्ता आएंगे। सभी मेहमानों के खाने पीने और ठहरने का इंतजाम भी बड़े पैमाने पर किया गया है। योगी की जीत ऐतिहासिक है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह भी ऐतिहासिक होगा। बीजेपी इस मौके को इसलिए खास बनाना चाहती है क्योंकि पार्टी से 2022 के चुनाव का अंत नहीं, 2024 के इलेक्शन की तैयारी का आरंभ मान रही है। पश्चिम बंगाल से आज फिर एक बुरी खबर आई। बीरभूम जिले में 7 लोगों को जिंदा जला दिया गया। यह घटना बीरभूम जिले के रामपुरहाट इलाके में हुई। कल शाम को एक गांव में तृणमूल कांग्रेस के नेता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद गांव में हिंसा भड़की। तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने गांव की एक बस्ती पर हमला बोल दिया और उन्होंने 7-8 घरों को आग लगा दी। इस आग में जलकर 7 लोगों की मौत हो गई। घटना की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे, लेकिन घरों में लगी आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में पूरी रात लग गई। आज सुबह जब फायर ब्रिगेड की टीम एक घर के अंदर गई तो वहां बुरी तरह जले हुए 7 लोगों के शव मिले। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को अरेस्ट किया है। इलाके के एसडीपीओ और रामपुरहाट थाने के इंचार्ज को हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई है। টিএমসির একজন উপপ্রধান, ওনার নাম হচ্ছে বাহাদুর শেখ। टीएमसी के एक उप प्रधान थे जिनका नाम बहादुर शेख था। कल रात 8:30 बजे के करीब उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद गांव के लोग भड़क उठे और वो इकट्ठे होकर हंगामा करने लगे। उन्होंने 7-8 घरों को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही कल आधी रात को ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग बुझाई। वहां 2-3 लोग घायल दिखे जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। आज जब आग पूरी तरह से शांत हो गई तो फायर ब्रिगेड की टीम एक घर में घुसी। उस घर में 7 लोगों के शव बरामद हुए जो पूरी तरह से जल चुके थे। 7 लोगों के शव मिले। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के बाद बीजेपी के सांसदों ने होम मिनिस्टर अमित शाह से बात की, उनसे इस मामले में दखल देने की मांग की। अमित शाह ने कहा कि घटना की जांच के लिए होम मिनिस्ट्री की एक टीम पश्चिम बंगाल भेजी जाएगी और इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस घटना की सच्चाई पता लगाने के लिए पार्टी नेताओं की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई है जो बीरभूम जाकर इस मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट पार्टी प्रेसिडेंट को देगी। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल ने राजनीतिक हिंसा के मामलों में सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। एक तो राजनीतिक खून, राजनीतिक हिंसा चरम पर है। लगातार इस प्रकार घटना घट रही है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कानून व्यवस्था टूट चुकी है और इसका एक जो दर्दनाक घटना हुआ है सच में बयान करना ही मुश्किल है। एक पूरा बस्ती को जला दिया गया है। खून हो रही है, इतनी घटना हो रही है, किसी को सजा नहीं, कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, केवल लिपापोती होती है। सरकार को किसी भी कीमत पर सत्ता में रहना है, इसीलिए सारा घटना घट रहा है। पुलिस को केवल राजनीतिक काम में लगाया जा रहा है। इस प्रकार घटना इसलिए ज़्यादा हो रहा है। ये लगता है कि समय आया है, सरकार को सचेत होना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ के नागरिक जीवन धीरे धीरे दुर्विसह हो रहा है। बीरभूम में हुई हिंसा के बाद विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है। केंद्र सरकार को अब राज्य का शासन अपने हाथ में लेना चाहिए। रामपुरहाट नहीं है, पूरा स्टेट का हालत बहुत गंभीर है। पिछले एक हफ्ता में 26 ब्रूटली मर्डर हुआ है बंगाल की माने डिफरेंट पार्ट में। टोटल 26 मर्डर हुआ। इसमें पानीहाटी में 2, कलकत्ता में 2, देगंगा में 1, हरिश्चंद्रपुर मालदा में 1, झाड़ग्राम में 1, माथाभांगा कोचबिहार में 2, इछापुर साउथ 24 परगना इंडस्ट्रियल बेल्ट में 1,
उत्तर दिनाजपुर में एक, बारानगर में एक, झालदा में एक, बीरभूम में वो पंचायत का उप प्रधान को लेकर जो हादसा हुआ कल रात से चल रहा है, उसमें टोटल 26 मर्डर हुआ है। ये स्टेट का जो पुलिस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, उसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का दौर वाकई में चिंता की बात है, लेकिन इसको लेकर सरकार को बर्खास्त करने की मांग करना, केंद्र का शासन लगाने की मांग करना, यह बचकानी बात है। ममता बनर्जी को इस मामले में तुरंत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये न उनके लिए अच्छा है, न पश्चिम बंगाल की छवि के लिए अच्छा है। सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने आज पार्लियामेंट में अपने भाषण से सबको जबरदस्त इंप्रेस किया। उन्होंने दावा किया कि 2024 का साल खत्म होने से पहले भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका की टक्कर का होगा। गडकरी ये वादा कैसे पूरा करेंगे, इसका पूरा रोड मैप आज उन्होंने पार्लियामेंट के सामने रखा। गडकरी ने बताया कि इस साल के दिसंबर तक दिल्ली के आसपास के कई शहरों का सफर सिर्फ 2 घंटे का रह जाएगा। सड़कें इतनी अच्छी बन जाएंगी कि सड़क के रास्ते श्रीनगर से मुंबई की दूरी बस 20 घंटे में तय हो जाएगी। गडकरी ने कहा उनका मंत्रालय काम के मामले में रोज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। अभी दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 18 लेन का रोड बना है अक्षरधाम के सामने, आप लोग रोज उसका अनुभव करते हो। अभी पहले मुझे याद है कभी मैं जाता था उधर से तो ऐसा लगता था कि कभी जाना नहीं चाहिए, पर अध्यक्ष महाराज आज दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में आते हैं। और अभी मैं जब मेरठ गया था तो मुझे मेरठ के लोगों ने बताया कि हम 35 मिनट में आधा, तो हम तो गवर्नमेंट गाड़ी में जाते तो 80-90 की स्पीड में होती है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तो हम लोग कैनॉट प्लेस जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और वापस आते हैं। यानी इतनी कनेक्टिविटी बढ़ी। आप मुझे बताइए 4.5 घंटे अगर गाड़ी चलेगी तो जितना पेट्रोल डीजल जलेगा वो 40 मिनट में बचत हो जाएगी, वो पैसे में हम टोल लेते हैं। मुझे खुशी हो रही कि इस देश के लिए हमें इसका अभिमान है कि हमारे विभाग ने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि 38 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन। कोई इसमें ऐसा कोई हमने कई गलत फिगर नहीं बनाई, जो रिकॉर्ड था उसी से बना। उल्टा वेस्टर्न कंट्रीज में 8 होगा किलोमीटर बनाया लेन, तो बोलते 8 किलोमीटर बना। हम 8 किलोमीटर को 1 ही किलोमीटर कह रहे, जो यूपीए सरकार में पद्धति वैसी पद्धति से बनाया। 38 किलोमीटर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। दूसरा हमने किया अभी जस्ट 1 वीक एगो, वी कंस्ट्रक्टेड रोड लेंथ ऑफ 50 किलोमीटर सिंगल लेन इन 100 आवर्स, लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट DBM कोर्स रोड कंस्ट्रक्शन इन 100 आवर्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। दिस रिकॉर्ड हैपेंड ऑन द सेक्शन ऑफ दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट इन पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। ये दूसरा रिकॉर्ड हुआ 2.5 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड नियर वडोदरा इन 24 आवर। 4 लेन 2.5 किलोमीटर का रोड हमने केवल 24 घंटे में बनाया। बाद में 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटवीन रोड सोलापुर बीजापुर सेक्शन NH 52 21 घंटे में बनाया। तो मुझे खुशी है कि हमारे देश में निश्चित रूप से काफी बड़े प्रमाण पर कॉन्ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी में भी सुधार हो रहा है। नितिन गडकरी का काम काबिल तारीफ है। गडकरी को अपने मंत्रालय के सारे प्रोजेक्ट और सारे आंकड़े याद रहते हैं। आज वो पार्लियामेंट में 1 घंटा 10 मिनट बोले, लेकिन एक बार भी कोई इंटरप्शन नहीं हुआ। सबने उनकी बात बड़ी शांति से सुनी। आज नितिन गडकरी ने 3 वादे किए जो कमाल के हैं। उन्होंने कहा अब जो भी हाईवे बनेंगे तो एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा, पेड़ों को ट्रांसप्लांट किया जाएगा। दूसरा, रेलवे के जितने भी फाटक हैं उनके नीचे अंडरब्रिज या फिर ओवरब्रिज उनकी मिनिस्ट्री बनाएगी। और तीसरा, 60 किलोमीटर से पहले हाईवे पर कोई टोल नहीं होगा। अभी ऐसे जितने टोल हैं उन्हें 3 महीने में खत्म कर दिया जाएगा। तो एक बात कहनी पड़ेगी, नितिन गडकरी के काम की तारीफ सिर्फ उनकी पार्टी के नेता नहीं, विरोधी दलों के नेता भी करते हैं। एक तो जब वो कोई डेडलाइन देते हैं तो उसे पूरा करते हैं, उसे बदलते नहीं, जो आमतौर पर हमारे देश में नहीं होता। और दूसरा, लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उन्होंने हैंडल किए हैं, लेकिन कहीं भी 1 पैसे की हेराफेरी या करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। यह भी अपने आप में एक मिसाल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।